नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असली शिवसेना मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। जज बोले, हम ऐसा फैसला देंगे जो भविष्य में लागू होगा। अगले हफ्ते अदालत सुनाएगी अपना फैसला। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। बोले, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव की जीत होगी। शिंदे को अपनी पार्टी का बीजेपी में करना होगा विलय। सीजेपी में बड़ी बगावत। अभिजीत दीपके के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोर कमेटी में भाई भतीजावाद का आरोप। दीपके बोले, क्या बोलती जनता के नाम से देश भर में चलाया जाएगा अभियान। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की अजीत पवार के एनसीपी में एंट्री। मुंबई के देवगिरी बंगले में पार्थ पवार और सुनित्रा पवार से पीके ने की मुलाकात। 320 किलोमीटर फुटपाथ होंगे साफ। मुंबई में बीएमसी का बड़ा ऑपरेशन शुरू। नगर आयुक्त अश्विनी भिंडे खुद उतरी सड़कों पर। पैदल यात्री प्राथमिकता अभियान की संभाली कमान। वाशिम में बीजेपी का बड़ा दांव। शिंदे सेना और अजीत गुट के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। जीशान सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर ने कहा, तेरे बाप को भी हमने ऐसे ही मारा था, अब तेरी बारी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के 2 दिन के नासिक दौरे से गरमाई राजनीति। कुंभ मेले के काम, गड्ढों और संगठन पर होगी समीक्षा। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। नासिक के गड्ढों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक्शन। मुंबई में होगी हाई लेवल बैठक। मेयर आरके ने शनिवार को बुलाई विशेष महासभा। एकनाथ शिंदे ने कल्याण डोंबिवली के जनप्रतिनिधियों को दी सादगी और सेवा की सीख। बोले, नगर सेवक मालिक नहीं सेवक है। खबरों में सबसे पहले बात असली शिवसेना की। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिवसेना और उसका सिंबल धनुष बाण एकनाथ शिंदे को दिया था, जिस पर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। 5 और 6 अगस्त को लगातार 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। सीजेआई बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ठाकरे गुट की तरफ से दलीलें पेश की और चुनाव आयोग और एकनाथ शिंदे गुट की भूमिका पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को करीब 1.5 घंटे तक सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। कपिल सिब्बल ने अदालत में बहस करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में सरकार अवैध रूप से गठित की गई थी और विधानसभा में बंटवारे के आधार पर ही पार्टी के फैसले लेने के चुनाव आयोग के अधिकार के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना का 2018 का संविधान विद्रोह से पहले ही लागू था, यानी चुनाव आयोग ने 1999 के संविधान को आधार मानते हुए ये कहते हुए इसे रद्द कर दिया कि 2018 का संविधान रिकॉर्ड में नहीं है। हालांकि क्या चुनाव आयोग के पास पार्टी के संशोधित संविधान को अमान्य या रद्द करने का अधिकार है? उन्होंने ये सवाल जरूर उठाया। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि हमें अयोग्यता पर फैसला करना है और हमारा फैसला भविष्य में लागू होगा, यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो फैसला देगा वो भविष्य में लागू होगा। उन्होंने ये भी पूछा कि जब संस्थानों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पालन की बात की जाती है तो सवाल उठता है, क्या एक राजनीतिक दल के रूप में सभी को इन सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए? जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ संस्थान संवैधानिक काम करते हैं और कुछ राजनीतिक काम करते हैं। संवैधानिक कामों के लिए ईमानदारी का स्तर काफी ऊंचा होता है, जबकि राजनीतिक कामों में सुधार की गुंजाइश है। जिस पर कपिल सिब्बल ने साफ किया कि 1999 का जो ये बगावत हुई और जिस तरह से शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी, इसे अगस्त-अक्टूबर 2022 में बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2022 को एक बैठक में एकनाथ शिंदे और 2 दूसरे नेताओं की मौजूदगी में 2018 की घटना को बदल दिया गया था, लेकिन अदालत में यह दावा किया गया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। दोनों पक्षों ने 2018 की घटना का हवाला दिया था। ठाकरे गुट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 160 सदस्य थे, जबकि शिंदे गुट का एक भी सदस्य शामिल नहीं था। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2018 की घटना को जानबूझकर नजरअंदाज किया और जो सिंबल था वो एकनाथ शिंदे को थमा दिया, क्योंकि ठाकरे गुट के पास स्पष्ट रूप से संगठनात्मक बहुमत था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के पास न्यायिक फैसले पारित करने का अधिकार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकार क्षेत्र से बाहर ऐसा फैसला पारित करना अन्यायपूर्ण है और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट में हुई 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पर अपना आखिरी फैसला दे सकता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं।
शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह यानी धनुष बाण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद ठाकरे गुट ने दावा किया कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, जबकि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जीत उनकी होगी। शिंदे गुट को लेकर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने यह दावा कर दिया है कि अब उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे गुट की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मजबूती से उनका पक्ष रखा है, इसलिए अदालत में उनकी ही जीत होगी। उन्होंने अदालत के सामने यह दलील दी है कि सिर्फ कुछ विधायकों के आलोक हो जाने से किसी राजनीतिक दल का बंटवारा नहीं माना जा सकता। संजय राउत ने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से कई सवाल उठाए गए जिनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। राउत ने कहा कि यह मामला सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले विधायक नियमों को दरकिनार कर सत्ता हासिल करते हैं तो इसका असर आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर पड़ेगा, इसलिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो सत्ता और निजी फायदे के लिए किया गया। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि शिवसेना और उसका जो सिंबल है धनुष बाण वो ठाकरे गुट के पास ही रहना चाहिए। अदालत अब इस मामले के महत्व को समझ रही है और इसका फैसला देश की राजनीति पर दूरगामी असर डाल सकता है। संजय राउत ने एक और दावा किया कि उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के अंदर काफी हलचल मच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि शिंदे गुट के कुछ नेताओं में बीजेपी में विलय को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। संजय राउत के मुताबिक जल्द ही कुछ नेता दिल्ली जाकर अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि शिंदे गुट में बड़ी बगावत होने वाली है। शिंदे गुट की तरफ से इन दावों पर अभी जो उस तरह से उन्होंने कहा कि संजय राउत को सिर्फ सपने देखने की आदत है और वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी, क्योंकि इस फैसले से न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय होगी, बल्कि देश में दल बदल और राजनीतिक दलों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा संदेश भी जाएगा। और खबरों में अब बात मुश्किलों में फंसे दीपके की। नेट पेपर लीक को प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर अब अंदरूनी कलह और मतभेद खुलकर सामने आ रही है, जो सड़क पर भी दिखाई दी। छत्रपति संभाजी नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने दीपके के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और देखते ही देखते कई और कॉकरोच इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। संगठन की कोर कमेटी के गठन में भारी पक्षपात और भाई भतीजावाद का दावा किया गया, जिसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं में सबसे प्रमुख मांग ये रही कि जंतर मंतर आंदोलन में जितने भी कोऑर्डिनेटर्स थे उन्हें पार्टी और कोर कमेटी में प्रतिनिधित्व दी जाए। उनका कहना है कि आंदोलन की नींव रखने वाले और लगातार संघर्ष करने वाले छात्रों और युवा समन्वयकों को दरकिनार करते हुए चुनिंदा लोगों को तरजीह दी जा रही है। यानी अभी पार्टी बनी नहीं, उससे पहले ही बगावत की खबरें सामने आ गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि संगठन के भीतर एक गुट ऐसा बन गया है, हम सब इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अगर देश और संगठन का भला करना है तो सभी चीजें पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा अभी 700 जितने लोग जो वहाँ पे बैठे थे उन सबके हमारे पास मोबाइल नंबर है, सबसे बात भी बनाया हुआ है और उन सबका कहना ये है कि डेमोक्रेटिक वे में चीजें आगे बढ़े तो देश को फायदा होगा। हमें ये आपके सामने बाइट भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें ये बुरा लग रहा है, पर जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक सुना नहीं जा रहा। रात को 1 बजे तक ये हमें एहसास हुआ, तब जाके हमें ये स्टेप लेना पड़ा है और आज से हम अन्न जल का त्याग कर रहे हैं। जब तक डेमोक्रेटिक वे में टीम बना के सारे डिसीजन ट्रांसपेरेंट वे में नहीं होंगे, तब तक इस देश के आंदोलन को हम देश का आंदोलन नहीं बनने देंगे। अब कार्यकर्ताओं के इस कड़े रुख और अनिश्चितकालीन अनशन के बाद संगठन के भीतर हड़कंप मचा है। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अगली रणनीति पर बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने आंदोलन तक सीमित रहने की बजाय देश भर में संगठनात्मक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है। क्या बोलती जनता के नाम से एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और सदस्यता अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की 2 दिन की बैठक में अगले चरण की रूपरेखा तैयार की गई है। यानी ये पूरा जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, अब इसे राजनीतिक पार्टी की शक्ल अख्तियार करने वाला है। अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन सिर्फ छात्रों की परीक्षाओं, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। अब देश भर के युवाओं, छात्रों, कर्मचारियों और आम लोगों को सीधे अभियान से जोड़ने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्ता और दूसरे राजनीतिक दल जनता से पूरी तरह अलग थलग है और जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिससे जनता में यह भावना पैदा हो गई है कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, उनकी अनदेखी की जा रही है। और खबरों में अब बात एनसीपी की। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर है कि राजनीतिक
रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अजित पवार गुट की एनसीपी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें पार्टी का नया राजनीतिक सलाहकार यानी एडवाइजर बनाया जा सकता है। बताया जाए कि प्रशांत किशोर ने मुंबई के देवगिरी बंगले पर पार्थ पवार और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से मुलाकात की थी। इस बैठक में आने वाले चुनावों की रणनीति, पार्टी की भविष्य की दिशा और जनता के बीच एनसीपी की छवि को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ये भी कहा जा रहा है कि एनसीपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी प्रशांत किशोर की रणनीति और सुझावों के आधार पर किया जाएगा। एनसीपी में संगठन स्तर पर चल रहे विवाद के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फरवरी 2026 में हुए पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव एनसीपी के संविधान के मुताबिक नहीं हुए। वहीं पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को लेकर भी अंदरूनी नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए खत में प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष और सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद ये भी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार पार्टी की छवि सुधारने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश करें और इसी रणनीति के तहत प्रशांत किशोर को जोड़ने की बात कही जा रही है। प्रशांत किशोर देश के चर्चित राजनीतिक रणनीतिकारों में शामिल है। उन्होंने कई बड़े नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार की। इससे पहले 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने नरेश अरोड़ा की डिजाइन बॉक्स कंपनी की सेवाएं ली थी, लेकिन बाद में पार्टी ने यह करार खत्म कर दिया। अब अगर प्रशांत किशोर एनसीपी के साथ जुड़ते हैं तो ये पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि अभी तक उनकी नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जीत हासिल की है, उसके बाद अब उनका एनसीपी के साथ ये गठजोड़ एक नए समीकरण को जन्म दे सकता है। और खबरों के आखिर में बात करेंगे बीएमसी के एक्शन की। मुंबई में पैदल चलने वालों को बेहतर सुविधा देने के लिए बीएमसी ने बड़ा अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त अश्विनी भिंडे ने पैदल यात्री प्राथमिकता अभियान को तेजी से लागू करने के आदेश जारी किए। इस अभियान के तहत शहर के फुटपाथों को गैर कानूनी कब्जों, अनधिकृत दुकानों और दूसरी रुकावटों से मुक्त कराया जाएगा, ताकि लोगों को आसानी से आने जाने की सुरक्षा मिल सके। खास बात यह है कि नगर आयुक्त सिर्फ अधिकारियों को निर्देश देकर नहीं रुक रही है, बल्कि खुद सड़कों पर उतरकर अभियान की निगरानी कर रही हैं। वो अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं और उससे जुड़े अधिकारियों से काम की प्रगति की जानकारी भी ले रही हैं। 6 अगस्त को अश्विनी भिंडे ने मुंबई के पश्चिमी उपनगरों के वेस्ट और पी साउथ इलाकों का खुद निरीक्षण यानी जायजा लिया। उन्होंने विले पार्ले इलाके में स्वामी विवेकानंद मार्ग, राम गणेश गडकरी रोड और कपूर अस्पताल तक जाने वाले रास्तों का जायजा लिया। ये रास्ते काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में मरीज, एम्बुलेंस और कॉलेज के छात्र रोजाना आना जाना करते हैं। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस इलाके के फुटपाथों पर मौजूद जो कब्जा किया है, अतिक्रमण है, उसे पहले हटाया जाए। उन्होंने फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित और साफ रखना जरूरी है। बीएमसी के इस अभियान के पहले चरण में मुंबई के करीब 320 किलोमीटर फुटपाथों पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा, यानी जो कब्जा कर रखा है अब उस पर बुलडोजर एक्शन चलेगा। के वेस्ट इलाके में 355 सड़कों में से 27 प्रमुख रास्तों को चुना गया, जहां करीब 37.7 किलोमीटर फुटपाथों को साफ कराया जा रहा है। अश्विनी भिंडे ने अधिकारियों को फुटपाथों की मरम्मत, उनकी सुंदरता बढ़ाने और सुरक्षा से जुड़े काम जल्द पूरा करने के भी आदेश दिए। इस दौरान बीएमसी के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अभियान की समीक्षा की और सभी रास्तों का जायजा लिया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।